के डिमांड की क्लास 6 सीक्वेंस में ही सब ने चलना है। पहले 5 टॉपिक्स क्लासेस हो चुकी होनी चाहिए तभी ये समझ आएगा। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड ये प्रॉब्लम्स कर ली थी। अब आज हम पढ़ेंगे इनको फिर सॉल्व कैसे करती है हमारी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक। तो इसको एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड को दोनों की अप्रोच अलग है। गवर्नमेंट अलग तरीके से देखती है और आरबीआई हमारा अलग तरीके से। तो पहले हम देखते हैं फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल एक्सेस या डेफिशिएंट डिमांड। अभी हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी। ये ध्यान रखना है, फिस्कल वर्ड आ जाए तो मतलब वो हमारी गवर्नमेंट संभालती है। तो फिस्कल पॉलिसी में 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे। पहला हो गया टैक्सेस और दूसरा हो गया एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। अब बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाना है आपको। अगर एक्सेस डिमांड हो रखी है यानी पब्लिक पे पैसा बहुत ज़्यादा हो रखा है, हम उनकी डिमांड रोकना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो उनका पैसा कम कर दो। तो कैसे होगा? उनके ऊपर टैक्स लगा दो ज़्यादा। तो जब उनके ऊपर टैक्स लग जाएगा ज़्यादा, यानी अगर एक्सेस डिमांड है तो हम टैक्सेस कर देंगे इंक्रीज़। ये फर्स्ट वाले की एक्सप्लेनेशन टैक्सेस की, ताकि उनका डिस्पोजेबल इनकम यानी जो खर्च करने वाला पैसा है वो कम हो जाए। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पब्लिक डिक्रीज, इससे ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी और हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब डेफिशिएंट डिमांड में क्या करें फिर? डेफिशिएंट डिमांड उल्टा कर दो, सब कुछ उल्टा करना है। टैक्सेस कर दो कम तो पब्लिक के पास खर्च करने के लिए पैसा हो जाएगा ज़्यादा। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उससे डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, टैक्सेस। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, तो देखो एक बात मैंने पहले भी बोली थी, AD = C + I + G + X - M होता है। ये दोनों हमने तब कहा था, पहले मेन सिलेबस नहीं है, हम यही दोनों देख रहे थे, मेन C और I। पर अब इसको भी थोड़ा सा हमें समझना है। बड़ी सिंपल सी बात है। मान लो ये तीनों कांस्टेंट है, ये हिस्सा, 4 हिस्से होते हैं, ये नेट एक्सपोर्ट हिस्सा। अगर G को बढ़ा दिया जाए, इफ़ G इंक्रीज, AD इंक्रीज, बाकी इसको अगर हम कांस्टेंट मान रहे हैं तो जितना ये बढ़ेगा AD उतना बढ़ेगा। रिवर्स भी कर लो, G डिक्रीज, ये हिस्सा कम होगा, बाकी चीज़ें सेम है तो AD कम होगा। यानी कहीं ना कहीं G का डायरेक्ट कनेक्शन है AD के साथ। जितना गवर्नमेंट, और एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट को ही तो क्या बोलते हैं हम? G। जितना गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करेगी, देश में डिमांड जनरेट होगी। अब देखो, मान लो गवर्नमेंट ने मेट्रो स्टेशन बनाया, रोड बनाई, तो उससे डिमांड जनरेट होगी ना। रॉ मटेरियल चाहिए, लोहा चाहिए, तो बहुत चीज़ों की डिमांड जनरेट हो रही है। तो जितना G हो रहा है उतनी डिमांड भी बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट चाहेगी कि डिमांड को हम कम करें, तो सॉल्यूशन भी बड़ा साफ है। एक्सेस डिमांड, गवर्नमेंट डिक्रीज G, अपने खर्चे को कम कर देगी ताकि AD कम हो जाए। और डेफिशिएंट डिमांड, खर्चा बढ़ा देगी ताकि देश में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए। तो ये थी गवर्नमेंट की हमारी फिस्कल पॉलिसी। अब आगे देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और वो मॉनेटरी पॉलिसी असल में हम पहले ही कर चुके हैं।
मनी बैंकिंग के अंदर। इसलिए पूरी मैं अभी दोबारा नहीं कराऊंगा, काफ़ी बड़ी है ये पॉलिसी। तो जो मनी बैंकिंग पहले कर चुका है उसका मेरे वजह यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। सिर्फ एक एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है, उस जो हमने टॉपिक पहले करा है वो मैं लाइन बता देता हूँ क्या है। सबसे पहली बात तो एक नोट रखना है कि हमेशा अगर पेपर में मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्ट ना लिखा हो, ऐसा लिखा हुआ आ जाए पॉलिसी ऑफ आरबीआई, सेंट्रल बैंक, लोन से रिलेटेड पॉलिसी ऑफ कंट्रोलिंग एक्सेस या डेफिशिएंट डिमांड, ऐसा कोई वर्ड आ जाए तो समझ जाओ ये मॉनेटरी पॉलिसी ही है। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी, मनी की पॉलिसी, आरबीआई, सेंट्रल बैंक, लोनों का हिसाब, ये सब यहीं पे ही होता है। तो क्या करना है इसका हमें, एक तो पहले तो इसके अंदर नोट लिख लो। ये सारी मॉनेटरी पॉलिसी मैं नहीं करा रहा, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ऑलरेडी covered this topic in money banking। मनी बैंकिंग में ये टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड है, तो वहाँ से आप मॉनेटरी पॉलिसी की डिटेल देख लेना एक बार। थोड़ा सा बस फ़र्क क्या होगा यहाँ पर वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो पहला टॉपिक वहाँ पे हमने पढ़ा था समझाते वक्त, बैंक रेट। तो वहाँ पे हमने बोला था ये रेट है, इट इज़ द रेट एट विच, ये वाला थोड़ा सा बता देता हूँ एक पॉइंट। आरबीआई गिव्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। अच्छा, अब पहले हमने क्या पढ़ा था कि, पहले मैं पुराना वाला बता रहा हूँ, अगर आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाना चाहता है यानी लोन्स बढ़ाना चाहता है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम चाहते हैं लोग ज़्यादा लोन्स लें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कम कर देना चाहिए। क्योंकि बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से और पब्लिक लोन लेती है इन बैंकों से। तो अगर पीछे से ही हाई इंटरेस्ट पे लोन आएगा तो बैंक भी पब्लिक को हाई पे देंगे, तो लोन पब्लिक ज़्यादा नहीं ले पाएगी। यानी पहले हमने ये बोला था पिछले चैप्टर में, टू इंक्रीज मनी सप्लाई आरबीआई विल डिक्रीज बैंक रेट। ठीक है, ताकि लोन लेना, पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, सो दैट टेकिंग लोन्स बिकम चीपर, सस्ते में लोन का काम हो जाए और पब्लिक ज़्यादा लोन लेगी तो मनी सप्लाई देश में बढ़ जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये तो था पुराना चैप्टर मनी बैंकिंग। यही बात आपको कनेक्ट करनी है डेफिशिएंट डिमांड से, क्योंकि हम डेफिशिएंट डिमांड अगर है तो हम ये चाहेंगे कि पब्लिक ज़्यादा लोन ले, यही का यही पॉइंट लिखेंगे, डेफिशिएंट डिमांड, और इस पॉइंट को एक ही अप कर देना है। पिछले मनी बैंकिंग में हमने बस इतना लिखा था, अगर मनी सप्लाई बढ़ाना है, अगर मनी सप्लाई घटाना है। अब एक स्टेप उसमें ऐड हो गया कि डेफिशिएंट डिमांड में हमें मनी सप्लाई बढ़ाना है। हम चाहते हैं पब्लिक डिमांड ज़्यादा करे, क्योंकि सिचुएशन चल रही है डेफिशिएंट डिमांड। तो मनी सप्लाई अगर लोगों तक ज़्यादा फैला दें, हम सबको लोन बांट दें सस्ते रेटों पे, मनी ज़्यादा बढ़ेगा तो पब्लिक ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ा देगी। तो अब हमें क्या बोलना है, इन डेफिशिएंट डिमांड आरबीआई विल डिक्रीज बैंक रेट सो दैट, उसके बाद वही बात, टेकिंग लोन्स बिकम चीपर, और पब्लिक लोन लेगी ज़्यादा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मनी सप्लाई के बढ़ते ही डिमांड इंक्रीज।
यानी पहले तो थोड़ा शॉर्ट लिखा था कि मनी सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं तो बैंक रेट घटा दो। अब ये बोलेंगे कि अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो हम मनी सप्लाई बढ़ाना चाहेंगे और बैंक रेट कम कर देंगे। ऐसे ही रिवर्स कर दो। वहाँ बोला था अगर मनी सप्लाई गिराना है, पब्लिक को कम पैसा देना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो। अब बोलेंगे इन एक्सेस डिमांड हम ऐसा करना चाहेंगे। इन एक्सेस डिमांड लिख लेते हैं शॉर्ट में, टू डिक्रीज मनी सप्लाई। शॉर्ट लिख रहा हूँ, बाकी तो पूरा डिटेल में हम पहले लिख चुके हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। टू डिक्रीज मनी सप्लाई, क्यों करना चाहेंगे डिक्रीज मनी सप्लाई? ताकि लोगों की डिमांड कम हो जाए। RBI विल इंक्रीज बैंक रेट। बैंकों का लोनों का इंटरेस्ट महंगा कर दो तो पब्लिक लोन नहीं लेगी, उन तक जो मनी पहुँचेगा, मनी सप्लाई, वो कम हो जाएगी। तो ये लिख दिया बस। थोड़ा सा लैंग्वेज में पुरानी वाली में एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, ये वर्ड्स ऐड करने हैं, बाकी सारा सेम ही है। सीधी सी बात है, दोबारा बोल रहा हूँ, डेफिशिएंट डिमांड में हम चाहेंगे मनी सप्लाई बढ़े, डेफिशिएंट डिमांड, और एक्सेस डिमांड में हम चाहेंगे मनी सप्लाई घटे। चाहो तो बस ये पॉइंट लिख लो, बाकी सारा का सारा आंसर सेम ही रहे। एक्सेस डिमांड, RBI wants to decrease money supply so that demand decrease। समरी टाइप इसको लिख सकते हो आप, सारे पॉइंट्स की यही समरी है। डेफिशिएंट डिमांड, RBI चाहेगा मनी सप्लाई बढ़े, पब्लिक पे पैसा ज़्यादा आएगा मनी सप्लाई, तो पब्लिक डिमांड बढ़ाएगी। तो ये हो गया सॉल्यूशन। एक्सेस डिमांड में डिमांड गिरवा देंगे बाय डिक्रीजिंग मनी सप्लाई, डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड बढ़वा देंगे। हम नॉर्मल डिमांड चाहते हैं, मान लो ये एक्सेस हो रखी है तो गिरा के यहाँ तक ले आएंगे, मनी सप्लाई भी गिरा देंगे। डेफिशिएंट हो रखी है, मनी सप्लाई बढ़ा देंगे, डिमांड बढ़ा के नॉर्मल पे हमें लाना है। ऐसे ही आगे पॉइंट्स पढ़े थे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, रेशियोज थे हमारे, लिक्विडिटी, CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सब में पॉइंट सेम ही लगाने हैं। तो अगर वहाँ पे मनी बैंकिंग में कर लिए आपने पॉइंट्स, बस ये लाइन उसमें ऐड कर देना। ये नहीं है मनी बैंकिंग के अंदर एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड ऐड कर दो, नहीं, वहाँ पे जो लिखा है वही रहेगा, इसके अंदर बस ये वर्ड्स ऐड कर देना। एक शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओरल वैसे तो मैंने बता ही दिया अभी सारा लगभग। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, और ये इट इज़ द पॉलिसी ऑफ RBI। इसके इंस्ट्रूमेंट्स थे टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, होते और भी हैं पर हमारे सिलेबस में यही है। इसके अंदर अभी हमने देखे बैंक रेट, रेपो रेट, कोई भी 2-3 एग्जाम्पल दे सकते हो। तीसरा, ये पॉलिसी सबको इफेक्ट करती है, ऑल सेक्टर्स। एक आम बंदे को भी ये इफेक्ट करती है। मान लो एक गरीब बंदा भी है, उसने कुछ सामान खरीदा, उस पर उसको GST देना पड़ेगा, टैक्स, तो गरीब बंदे को भी इफेक्ट करेगी। अमीरों को तो करेगी टैक्स, वो भी देते हैं। पर मॉनेटरी पॉलिसी है लोनों वाली, लोन्स को सस्ता कर दो, महंगा कर दो, ये सब। तो ये जो इफ़ेक्ट करेगी, एक गरीब बंदे ने जिसने लोन ही नहीं लेना कभी, उसको इससे कोई मतलब नहीं। तो ये मेनली बड़े बड़े बिजनेसमैनों को इफ़ेक्ट करती है, जिन्होंने मोटे लोन्स लेने होते हैं, हैवी अमाउंट के। इफ़ेक्ट मेनली प्रोड्यूसर्स या प्रोड्यूसिंग सेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, एक नोट लिखना,
हमने कंजम्पशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था सी बार प्लस बी वाई। अब ये तो था हमारी जो एक फिक्स्ड कंजम्पशन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन जो फिक्स्ड रहती है। भाई इतना तो मिनिमम जिंदा रहने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए, फिक्स्ड रहती है। सिंपल लैंग्वेज लिख रहा हूँ मैं, सी बार। बी वाई होता है, बी मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वाई होता है इनकम। तो इसका मतलब हो गया ये वाला पार्ट इट विल चेंज, ये तो फिक्स रहेगा बट बी वाई विल चेंज। इनकम मतलब वाई चेंज होगा। तो जो पार्ट चेंज होता रहता है इनकम के साथ साथ, उसका एक और नाम भी होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो ये हो गया हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और जो इनकम के बदलने से बदल जाए वो हो गया इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इसको दे दो नोट 1। हमारे सिलेबस में दोनों है, यानी कंप्लीट फॉर्मूला हमने करा है, ये हिस्सा भी और बी वाई हिस्सा भी। अब अगला नोट देखते हैं। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट में भी दो होते हैं, एक होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो फिक्स्ड रहता, इट रिमेन्स फिक्स्ड, सिंपल लैंग्वेज बिल्कुल। और हमने इसको ऐसे बनाया भी तो हुआ है पहले, इन्वेस्टमेंट। मेन सिलेबस में हमारे यही है, यानी अगर हमारे सिलेबस में इन्वेस्टमेंट वर्ड इस्तेमाल हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो ऑटोनॉमस के लिए ही हो रहा है। जैसे हमने न्यूमेरिकल्स करे, AD=C+I करा, तो वो यही वाला करा है। होता एक और भी है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इसका रूल वही है जो भी पिछले पेज पे लिखाया था, इट चेंजेस विद इनकम। पर ये वाला पोर्शन नॉट इन मेन सिलेबस। कंजम्पशन में दोनों करने थे, इन्वेस्टमेंट में कई स्कूल वाले एक्स्ट्रा बता देते हैं तो वो पता हो, वरना ये ही है हमारा जो मेन सिलेबस है। ये हो गया हमारा नोट 2। छोटे छोटे नोट बचे हैं, मेन सिलेबस ख़त्म हो चुका है। अगला नोट 3। नोट 3 हमने एक बात पढ़ी थी कि एट इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल्स करते वक्त AD=AS। AD होता है C+I और AS होता है Y। C होता है C बार प्लस BY प्लस I। तो ये हो गया इक्वल टू Y। अब अभी मैंने नोट बताया कि हमारे सिलेबस में इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस ही है, तो C बार हो गया ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ये हो गया ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, C बार प्लस I। BY को अलग कर देते हैं =Y। तो ये दोनों ऑटोनॉमस हैं, ठीक है। ये जो दोनों हैं बोथ आर ऑटोनॉमस। ट्वेल्थ के हमारे सिलेबस में दोनों ऑटोनॉमस है, तो इसको हम टोटल ऑटोनॉमस खर्चा भी बोल सकते हैं, C बार प्लस I, जिसका कोड हम देते हैं A। तो इसको हम जॉइन करके बोल सकते हैं A, दोनों ऑटोनॉमसों का टोटल A, आगे तो वही है, प्लस BY=Y। तो क्वेश्चन में इस टाइप का न्यूमेरिकल भी बनाया जा सकता है, यानी ये वाले तो हमने करे ही हैं सब नॉर्मल वाले जो होते हैं, तो साथ में एक और दे दें तुम्हें ऑटोनॉमस। तो इस इक्वेशन में A तुम्हें गिवन होगा, मान लो B गिवन है, Y निकालना है, तो इक्वेट करके हो जाएगा। जैसे सैम्पल एग्जांपल बोलूँ, क्वेश्चन में गिवन है A 100 और ये गिवन है 0.8Y MPC और ये Y, तो कितना आ गया, 100=0.2Y, 100/0.2, 500 आ गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम।
सी बार अलग दे दे, आई अलग दे दे, ये सब ऐसे कर ले, या सीधा सीधा ऑटोनॉमसों का टोटल ए दे दे, टोटल ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। सेफ्टी के लिए ये भी बताओ। अगला नोट देखते हैं। अभी मैंने बताया एडी का फॉर्मूला होता है 4 चीज़ों का टोटल। मेन सिलेबस सी प्लस आई है, पर वैसे 4 चीज़ों का टोटल। तो अगर हमसे कोई पूछे एडी बहुत कम क्यों हो रहा है, रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड, तो बहुत सिंपल से रीजंस हो सकते हैं। देश का सी बहुत कम हो गया होगा, आई बहुत कम हो गया होगा, ये बहुत कम हो गया होगा, ये बहुत कम हो गया होगा। 4 रीज़न मोटे मोटे यही हैं। ऐसे ही हमसे पूछ सकता है क्वेश्चन रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड, तो भी हम यही बोल सकते हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई होंगी। अच्छा, फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कंजम्पशन इतनी कैसे बढ़ रही है, तो वो अभी हमने जो पॉलिसियाँ पढ़ी हैं बैंक रेट, तो अगर आप बैंक रेट को बहुत ज़्यादा लो कर दोगे, सस्ते रेटों पे इंटरेस्ट सबको बढ़ रहा है, तो पब्लिक पे ज़्यादा पैसा आएगा, पब्लिक कंजम्पशन के खर्चे बढ़ा देगी, उससे भी फिर एडी बढ़ सकता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। वैसे ये मुझे लगता नहीं है इतना डिटेल का आए कभी, पर ये क्योंकि अब मुझे चैप्टर बस ख़त्म कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ा यूनिट था ये भी, इसलिए लास्ट की कुछ इसमें एक्स्ट्रा बातें जो हैं वो भी करके हम ख़त्म कर रहे हैं। तो बैंक रेट के कम होने से बहुत ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ सकता है, जिसके कारण से एडी भी बढ़ सकता है। तो कुछ इस टाइप के कनेक्शन का कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और छोटी छोटी बातें देखते हैं, कुछ 1 मार्कर्स हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब, इट इज़ द सिचुएशन वेयर ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क। पहली बात, एबल मतलब फिजिकली फिट होने चाहिए। अगर किसी बंदे को बीमारी है तो उसको हम फिर, वो चाहे खाली भी क्यों ना बैठा हो और बाकी सब एम्प्लॉयड हो, तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट मानेंगे देश में, यानी इनको हम इग्नोर कर देंगे, दोज हु आर नॉट एबल टू वर्क। और सेकंड, वो विलिंग टू वर्क होना चाहिए, यानी देश में जब ऐसे बंदे, मान लो देश की पॉपुलेशन 100 है, इसमें से 10 नॉट एबल टू वर्क, तो उनको हटा दो। मान लो 5 नॉट विलिंग टू वर्क, अब बच गए 85। तो अगर इनको काम मिल जाए, दे गेट द वर्क, तो हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई। यानी कि सिर्फ हमें उनको काम दिलवाना है, दोज हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क। तो ये हुआ फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब। कि छोटे बच्चे हैं, हैंडीकैप्ड हैं, बहुत ओल्ड हैं, तो वो सब नॉट एबल में आ गए। और कोई बहुत अमीर लोग हैं, वो कह रहे हैं काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सारे नॉट विलिंग में आ गए। बाकी को काम मिल जाए तो फुल एम्प्लॉयमेंट आ गई। अच्छा, और कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वो छोटी क्लासों में भी आपने शायद पढ़ रखी होंगी, मैं एक बार ओरल बता देता हूँ। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो रहती ही है एक देश में, मतलब एक जॉब छोड़ा दूसरा पकड़ा, तो उसको भी हम टेंशन नहीं लेते। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, वो कोई बंदा परमानेंट खाली नहीं हुआ, सिर्फ एक जॉब छोड़ी दूसरी पकड़ी, बीच का जो गैप है, फ्रिक्शनल। और देखते हैं अगले कुछ नोट। ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट। अगला, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला इक्विलिब्रियम। देखो दोनों वर्ड आ गए, फुल एम्प्लॉयमेंट भी है और इक्विलिब्रियम भी है। तो इट इज़ द पॉइंट वेयर इक्विलिब्रियम, तो मतलब AD इज इक्वल टू AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। यानी दोनों चीज़ें, फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है और उसी जगह पे AD इज इक्वल टू AS भी हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला इक्विलिब्रियम। अगला नोट है इफ़ेक्टिव डिमांड। मतलब अगर इक्विलिब्रियम हमने देखा है ऐसे निकलता है, ये 45 डिग्री लाइन AS को रिप्रेजेंट करती है, ये हो गया हमारा AD,
तो मान लो AD अगर कम हो जाता है तो हमें AS को कम करना ही पड़ेगा, यानी कि पावरफुल जो है, इफ़ेक्टिव जो है वो है डिमांड। चाहो तो सिंपल हिंदी लिख सकते हो इसकी, डिमांड के हिसाब से हमें प्रोडक्शन को एडजस्ट करना पड़ता है, रिवर्स नहीं कर सकते। मैं प्रोडक्शन कर दूं, अब पब्लिक को बोलूं तुम अपनी डिमांड करो इसको, ऐसे नहीं। जब डिमांड आएगी तब हम प्रोडक्शन करेंगे। तो पावरफुल इज डिमांड, डिमांड के हिसाब से हम अपनी प्रोडक्शन को चेंज करते हैं, रिवर्स नॉट पॉसिबल। तो इसे बोलते हैं इफ़ेक्टिव डिमांड का प्रिंसिपल। जब भी डिमांड बदलेगी तो हमें अपना AS उसके अकॉर्डिंग बदलना ही पड़ेगा, अपनी प्रोडक्शन, रिवर्स नहीं हो सकता। कुछ और छोटे छोटे 1 मार्क कर दें, बस फिर ख़त्म करते हैं इसको। नोट करके सारी बातें लिखते रहो, नंबर देते रहो नोट को। तो एक टेबल करवाया था लास्ट क्लास में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का। मान लो एक बंदे को एम्प्लॉय करते हैं, 10 बनता है, 2 को 20, 3 को 30, 5 है हमारा फुल, तो मैक्सिमम आउटपुट हो गया 50। इसे हमने बोला था फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट, और ये हो गया हमारा मैक्सिमम आउटपुट, रियल आउटपुट जो मैक्सिमम बन सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट में। अब कुछ छोटे छोटे 1 मार्क कर दें, ट्रू फॉल्स में पूछे जा सकते हैं तो नोट कर सकते हो। फर्स्ट, अगर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का आ जाए, इफ़ AD इंक्रीज, इफ़ डिमांड इंक्रीज, तो अगर क्वेश्चन कहे आउटपुट मस्ट इंक्रीज, अगर इस स्टेटमेंट को मैं देखूं तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। क्यों? अगर हम मान लो इस वक्त यहाँ है 5 एम्प्लॉयमेंट 50 आउटपुट, इसके बाद डिमांड बढ़ा लो तो रियल आउटपुट इंक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि और बंदे हमारे पास नहीं है, तो वो 50 ही रहेगा। तो स्टेटमेंट होगी फॉल्स। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट, AD इंक्रीज आउटपुट कैन इंक्रीज। क्या कैन का मतलब होता है कभी, थोड़ा बहुत गुंजाइश। AD के बढ़ने पे आउटपुट कभी बढ़ सकता है, तो ये बढ़ सकता है अगर हम मान लो यहाँ पर है, अभी कहीं फुल से पहले हैं, मान लो हम 2 पे हैं एट प्रेजेंट, यानी 2 बंदे लगा रखे, 20 यूनिट बन रहा है माल का। अब अगर डिमांड बढ़ जाए, 30 हो जाए, तो हम प्रोडक्शन 30 कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लेबर बढ़ाने की गुंजाइश है। दोबारा बोल रहा हूँ, पहला वाला था आउटपुट बढ़ना चाहिए, तो तुम उसमें बोलोगे कि अगर हम एट प्रेजेंट फुल पे हैं तो और डिमांड बढ़ाने से आउटपुट नहीं बढ़ सकता, फॉल्स। दूसरा, अगर हम फुल से पहले हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पर है 2, अब अगर डिमांड बढ़ जाए तो हम आउटपुट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी बंदे खाली पड़े हैं। तो इस टाइप का 1 मार्कर बनाया जा सकता है। ऐसे ही एक और बता देता हूँ, इफ़ AD इंक्रीज प्राइस मस्ट इंक्रीज, ये स्टेटमेंट भी है फॉल्स। डिमांड के बढ़ने से रेट पक्का बढ़ना चाहिए, मस्ट का मतलब होता है हर सरकमस्टांस पे बढ़ना चाहिए, तो नहीं। मान लो अभी हम 2 पे हैं, यही एट प्रेजेंट 2 से 20 की डिमांड आ रही है, डिमांड हो गई 30, डिमांड बढ़ गई तो हमने आउटपुट भी बढ़ा दिया, क्योंकि हमारे पास लेबर खाली पड़ा है, तो डिमांड और सप्लाई मैच हो गए, प्राइस राइज नहीं होगा। अगर होता प्राइस कैन इंक्रीज, तो कब हो सकता, मान लो हम यहाँ पे हैं अभी 5 पे, अब डिमांड बढ़ गई, डिमांड होगी 60, पर आउटपुट 50 है, वो 50 ही रहेगा, क्योंकि बंदा खाली नहीं है कोई और, फुल है। अब डिमांड ऊंची हाइट पे है, सप्लाई 50 पे है, डिमांड 60 पे है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिससे प्राइस राइज होगा। तो अगर कैन हो तो प्राइस राइज हो सकता है, अगर हम फुल के बाद देखें तो, और अगर इससे पहले हैं हम तो प्राइस राइज नहीं होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ते ही हम अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ 1 मार्कर्स हाई ऑर्डर बन सकते हैं।
तो इसके साथ ही हमारा ये एडी यूनिट भी पूरा ख़त्म हुआ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट है और कई इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं ही हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर में। और कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने पहले ही कहा था, मैं और कुछ दिनों में एक सिर्फ न्यूमेरिकल्स की क्वेश्चंस और उनके आंसर्स की एक वीडियो वो भी अपलोड कर दूंगा। समझाने वाला कुछ नहीं है उसमें, समझा मैं पहले चुका, वो सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। तो जो कर सको तो वो भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए अपने कर देना और ऑनलाइन अपने टेस्ट वगैरह भी देते रहो। ठीक है, थैंक यू।